हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन प्राइजेस पे इसका क्या असर पड़ा था। पॉजिटिव असर पड़ता है कि नेगेटिव असर पड़ता है। इसके बेसिकली दो व्यूज़ हैं। क्या व्यूज़ हैं? पहला, नो इंक्रीज इन प्राइस लेवल, के प्राइस लेवल नहीं बढ़ता। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नोट छापने से प्राइजेस बढ़ते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी बढ़ते। दो अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हम दोनों व्यूज़ पढ़ेंगे। पहला है नो इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कि क्या सिचुएशंस हों कि प्राइस लेवल राइज हो ही ना, या प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया जाए। अकॉर्डिंग टू ए लुइस, इफ डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट इन द कंट्री, देयर विल बी नो राइज इन प्राइस। तो लुइस कहते थे कि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो दिमाग से सोचो, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे? समझ गए ना बात? तो सप्लाई की कमी हो जाती है, तभी तो वो चीज़ महंगी होती है। दिस राइज इन आउटपुट में बी एट्रीब्यूटेड टू मैनी फैक्टर्स, मतलब ये कई फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या पता ज़्यादा पैसे आ गए तो उससे नए नोट छपने से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई इकोनॉमी में। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्या पता प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ गई। गुड हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस, कि हार्वेस्टिंग अच्छी होगी एग्रीकल्चर में, क्या पता नेचुरल कंडीशंस कंड्यूसिव या फेवरेबल हो। मोर प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन हेल्प, हमें बाहर से कोई फॉरेन हेल्प या फॉरेन एड मिल गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से हम ज़्यादा माल बना पा रहे हैं। ओइंग टू दीज फैक्टर्स, इंक्रीज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग डज नॉट कॉज राइज इन प्राइस। इन सारे फैक्टर्स की वजह से अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए तो प्राइजेस को इंक्रीज होने से रोका जा सकता है। It is possible that when investment swells as a consequence of deficit financing, prices may rise for a short period till production rises. ये कहा जा सकता है कि अगर शुरू में डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से अगर शुरू में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए तो क्या पता इनिशियल स्टेजेस में प्राइजेस बढ़ जाएं, क्योंकि एकदम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एकदम से प्रोडक्शन ही ना होती, तो देयर इज़ अ लैग होता है। तो ये कह रहा है कि शुरू में प्राइजेस क्या पता शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ें, बट व्हेन प्रोडक्शन राइजेस प्राइजेस विल फॉल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। मगर जैसे ही माल ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइजेस अपने आप ही गिर जाएंगे। Therefore, according to this view, the increase in output which is achieved as a result of deficit financing is not inflationary. अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से, नए नोट आने की वजह से आउटपुट को बढ़ा दें, प्रोडक्शन को बढ़ा दें, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी नहीं होती, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से महंगाई नहीं होती। ये व्यू पॉइंट कहता है। दिस व्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये व्यू पॉइंट ये एज्यूम करके चलता है कि अगर ये सारी कंडीशंस रहेंगी तो नोट छापने से महंगाई नहीं होगी। पहला, सप्लाई ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द कंट्री इज इलास्टिक, मतलब सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फुली ऑपरेट्स, कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी करेंगे। समझ की बात? तीसरी एजम्पशन, प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर लाइंग अनएक्सप्लॉयटेड इन द कंट्री, के कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अभी भी अनएक्सप्लॉयटेड है, फुली एक्सप्लॉयटेड नहीं है, क्योंकि फुली एक्सप्लॉयटेड हो गए तो सप्लाई को हम नहीं बढ़ा पाएंगे ना फिर, ठीक है ना, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं अभी भी कुछ रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए जो अनएक्सप्लॉयटेड है। इफेक्टिव डिमांड इज लेस, हमारी जो डिमांड है कंट्री में वो कम है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो इनकम बढ़ने से फिर वो और ज़्यादा नहीं ना बढ़ पाएगी, ठीक है ना, तो डिमांड लेस होनी चाहिए। देट इज़ अ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल होने चाहिए, जहाँ पे उनका यूज़ है उनको उठा के वहीं पे इस्तेमाल किया जा सके। व्हेन द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स आर फाउंड इन अ कंट्री, increase in output as a result of deficit financing does not lead to rise in price. अगर अबव जो मेंशन कंडीशन है या अजम्पशंस हैं वो फुली अप्लाई हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में नए नोट छापने से प्राइजेस नहीं बढ़ते। बट इवन इन सच एन इकोनॉमी, डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर द पर्पज ऑफ वॉर एंड अदर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज विल रिजल्ट इन राइज इन प्राइस। और ऐसी इकोनॉमी में अगर नोट छाप लिए मगर वो प्रोडक्शन की बजाय जंग पे उड़ा दिए या कोई अनप्रोडक्टिव काम पे उड़ा दिए तो प्राइस राइज हो सकती है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट, कि इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, कि नए नोट छापेंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस व्यू के भी हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज़ प्रूव्ड इन्फ्लेशनरी, तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नए नोट छापते हैं तो महंगाई होनी ही होनी है। इन दीज कंट्रीज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बीइंग लेस
इनकम इंक्रीजेज लेस विद द राइज इन इन्वेस्टमेंट। तो वो कहते हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। इन दीज इकोनॉमीज द सप्लाई ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट इलास्टिक। तो इन कंट्रीज़ में जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी फुली इलास्टिक नहीं होती। आउटपुट डज नॉट इंक्रीज as much as supply increases as a result of deficit financing। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से इतनी ज़्यादा आउटपुट भी नहीं बढ़ती जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ी है। देयरफॉर प्राइजेस स्टार्ट शोइंग अपवर्ड ट्रेंड। पैसा ज़्यादा आ गया मगर आउटपुट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, इस वजह से क्या है, महंगाई होनी शुरू हो जाती है। फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द राइज इन प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, उसके फॉलोइंग रीजंस हैं। पहला रीजन, इन अंडर डेवलप कंट्रीज पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो। अंडर डेवलप कंट्रीज में लोगों का जो रहन सहन है वो काफ़ी लो रहता है। दे हार्डली गेट फूड, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उनको रोटी कपड़ा और मकान ही जुटाना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। देयरफॉर व्हेन देयर इनकम राइजेज ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग दे स्पेंड द इंक्रीज्ड इनकम ऑन फूड एंड अदर आइटम्स। तो जैसे ही उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से, तो वो क्या करेंगे, फूड या अदर नेसेसिटीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। कंसिक्वेंटली प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स राइज। अगर वो ज़्यादा नेसेसिटीज़ जो पहले नहीं खा रहे थे वो भी कंज्यूम करनी शुरू कर देंगे तो नेसेसिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इन अंडर डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज लैक मेन रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इरिगेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं ये बड़ी कम होती हैं। जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता। देयरफॉर in the initial stage of economic development more investment is made for the development of infrastructure। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जैसे ही सरकारें नोट छापती हैं या डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं तो सारा का सारा पैसा ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती हैं। दिस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल बट द सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द जेस्टेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग। सिंपल वर्ड्स में, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च किया, अब खुद सोचो रोड्स डैम्स के ऊपर खर्चा कर देगी सरकार, मार्केट में मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगी, तो नेसेसिटीज़ के ऊपर तो खर्च ही नहीं कर रही सरकार। समझ गई बात। इससे क्या होता है, मार्केट में एकदम से जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो लोग गुड्स की डिमांड करेंगे, गुड्स कम है तो फिर गुड्स को बनाने में तो जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा लग जाएगा ना। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड द एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज़ वेरी लॉन्ग। सरकार ने जब नोट छाप के जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लोग हैं उनकी आमदनी बनी, वो जाके खाना खरीदेंगे, जब खाना खरीदेंगे अचानक से खाने की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर के पास पैसे पहुंचेंगे, वो फर्दर कंज्यूमर गुड्स या नेसेसिटीज़ बनाएगा, तो इसका टाइम लैग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। कंसिक्वेंटली देयर इज़ अ ग्रेट हाइक इन प्राइस, तो प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैव टू इम्पोर्ट गुड डील ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अपनी तरक्की के लिए बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्रीजेज मैनी टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट्स ऐसी कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकम्स अनफेवरेबल। इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। टेकिंग नोट ऑफ इंक्रीजिंग डेफिसिट इन द फॉरेन ट्रेड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो सरकार क्या करती है, बजाय इसके कि जो बाहर से गुड्स आ रहे थे वो देखती है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो नुकसान हो रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फ़र्क है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया हुआ है इनमें फ़र्क। तो जैसे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होता है, सरकार जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स जो आ रहे हैं विद इन द कंट्री उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है या कम कर देती है, क्योंकि सरकार के पास इतने डॉलर तो है नहीं कि वो बाहर भेजे। तो उससे क्या होता है, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। तो इससे क्या होगा, बाहर से जब चीज़ें, फॉरेन से चीज़ें हमारी कंट्री में आनी बंद हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन द डिमांड raises the price. When the demand for domestic goods increase, people prefer to sell them in domestic markets instead of exporting them. और जैसे ही घर में प्राइजेस शूट अप कर जाएंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो घर में ही बेचना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट गिर जाएगा, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट और ख़राब हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफर्स मैनी types of incentives to encourage the exports in order to meet the deficit of the foreign trade. तो इस फॉरेन ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट के ख़राब होते को सही करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या करेगी, काफ़ी इंसेंटिव्स देगी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ
incentives causes the supply of these goods to fall in the country. तो सरकार जब एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने की कोशिश करेगी तो हमारे कंट्री में यही गुड्स जो पहले लोगों के लिए अवेलेबल थे वो एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी मार्केट में कमी हो जाएगी, तो भी प्राइस बढ़ जाएगा. डिक्रीज इन द सप्लाई रेजेस द प्राइस स्टिल हायर. तो इससे क्या होगा, बुरा बद से बदतर हालात होते रहेंगे. नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव to incur much expenditure on social welfare and social security activities like medical education, unemployment insurance, pension etc. तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को इन सारी एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर या सोशल सिक्योरिटी या मेडिकल एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह इनके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है. दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. तो जब भी सरकार इनको ये बेनिफिट्स देती है तो लोगों की जेब में पैसा आ जाता है, बट प्रोडक्शन तो इससे बढ़ी नहीं, तो उससे क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए. सरकार ने जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स की हैं, पेंशनें बांटी हैं या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बांटे हैं या कुछ भी ऐसा पैसा बांटा है फ्री में या वेलफेयर एक्टिविटीज़ की हैं, तो लोगों की जेब में पैसा तो आ गया, मगर प्रोडक्शन तो की नहीं सरकार ने. तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, सप्लाई मार्केट में पैसे की ज़्यादा आ जाती है इसकी वजह से, और फिर भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देयर इज़ लेस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दीज कंट्रीज़. अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो फैक्टर्स की मोबिलिटी होती है वो कम होती है. मोबिलिटी मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस. बिकॉज ऑफ लेस मोबिलिटी these factors of production cannot be shifted easily from one place to another. तो क्योंकि मोबिलिटी अच्छी नहीं होती तो हर एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक सेक्टर से या दूसरे सेक्टर या एक जगह से दूसरी जगह भेजना काफ़ी मुश्किल होता है. Therefore, it is not possible to take these factors of production from one place where they are engaged to another place where the demand for these factors is more. तो वहाँ से जहाँ पे उनकी जो डिमांड है वो कम है, वहाँ से निकाल के जहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे उनको ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. इस वजह से आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज इन अ गिवन सेक्टर बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जिस सेक्टर्स में जो लेबर कैपिटल या जो भी फैक्टर्स की कमी है उस सेक्टर में वो फैक्टर्स नहीं आ पाते, इसलिए वो सेक्टर की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस भाग जाते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इसके दो व्यूज़ थे, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाती है, कुछ लोग कहते हैं प्राइसेस नहीं बढ़ती. वो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा मेजर टू कंट्रोल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.